तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड 12th केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को करवाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सहसंयोजक ठोस है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सहसंयोजक ठोस है ये आप लोगों को बताना है। क्या लोहा है या तांबा है या हीरा है या सोडियम क्लोराइड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, हीरा जो होता है वो एक सहसंयोजक ठोस होता है, तो आप लोगों को याद कर लेना है। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, H2O यानी जल में दोस्तों किस प्रकार के आबंध पाए जाते हैं। तो ये भी आपको बताना है दोस्तों और 100% इसे याद कर लेना है, क्योंकि ये दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो H2O यानी दोस्तों जल में जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि ये चार ऑप्शन में फेरोचुंबकीय पदार्थ कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी Fe3O4। जी हाँ दोस्तों, Fe3O4 जो होता है दोस्तों फेरोचुंबकीय पदार्थ होता है, तो आप लोगों को इसे अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों शॉर्टकी दोष के कारण दोस्तों क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों बेरावादार ठोस का उदाहरण कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बेरावादार ठोस को हम लोग दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। तो बेरावादार ठोस का उदाहरण जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी रबड़। जी हाँ दोस्तों, रबड़ कांच वगैरह जो होता है वो हमारा बेरावादार ठोस का उदाहरण होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आर्धपरगम में झिल्ली से निकल पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसे याद कर लेना है कि विलायक के अणु ही दोस्तों केवल हमारा आर्धपरगम में झिल्ली से निकल पाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा 100% करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका हिमांक का उन्नमन अधिकतम होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का दोस्तों हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग चाहो तो देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आप लोगों का पूछा जाता है और इस बार भी यानी 2025 के एग्जाम में भी दोस्तों आप लोगों का पूछा जाएगा कि निम्न में से किसका हिमांक का उन्नमन अधिकतम होगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी K2SO4 दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये 100% बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ताप द्वारा प्रभावित कौन नहीं होता है। नॉर्मलता दोस्तों हो जाता है, मोलरता भी हो जाता है, फॉर्मलता भी हो जाता है, लेकिन जो मोलरता होता है दोस्तों वो हमारा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा निम्न में से कौन प्रसरण दाब के लिए सही है। जी हाँ दोस्तों, प्रसरण दाब के लिए कौन सा सही है दोस्तों फॉर्मूला वो आपको बताना है। तो प्रसरण दाब का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों P = CRT होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को मिला लेना है कि कौन सा ऑप्शन में दोस्तों आपका मिल रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, P = CRT। जी हाँ दोस्तों, तो आपको याद कर लेना है कि प्रसरण दाब का फॉर्मूला जो होता है P = CRT होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चालक का सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी चालक का सेल स्थिरांक क्या होता है। तो सेल स्थिरांक का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों L/A। तो L/A दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ए हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी विलयन में विद्युत का संचालन कौन करते हैं, वैद्युत अपघट्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों एक वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों इस बार 100% आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, एक फैराड जो होता है कितने कूलम के बराबर होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। एक फैराड जो होता है दोस्तों वो 96,500 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं। तो प्रतिरोध के
प्रतिलोम को हम लोग कहते हैं दोस्तों चालकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों हमारा 100% करेक्ट होने वाला है, तो आपको इसे याद कर लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन है दोस्तों प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान बताना है। जी हाँ दोस्तों, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान जो होता है दोस्तों 0.693/K। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर किस पर निर्भर करती है? जी हाँ दोस्तों, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर जो है वो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन है दोस्तों किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा स्थिरांक इकाई समान होती है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा स्थिरांक इकाई समान होती है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दोस्तों जो हमारा वेग और स्थिरांक होता है दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? यह भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, तो रासायनिक अधिशोषण में दोस्तों केवल एक परत होता है और भौतिक अधिशोषण में दोस्तों बहुआण्विक परत यानी कई सारी परतें होती है। ठीक है, तो रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? एक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, क्या पायस का उदाहरण है, क्या निलंबन का उदाहरण है, या सॉल का उदाहरण है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो दूध होता है दोस्तों वो एक प्रकार का पायस होता है, इमल्सन होता है। तो आप लोगों को इसे याद कर लेना है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? जी हाँ दोस्तों, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग समझ जाइएगा दोस्तों कि भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 20 से 40 किलोजूल प्रति मोल। जी हाँ दोस्तों, भौतिक अधिशोषण में 20 से 40 किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा जो है दोस्तों वो उत्सर्जित होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों H3PO3 एक है, क्या है दोस्तों? एकल भास्मिक है, या द्विभास्मिक है, या त्रिभास्मिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो H3PO3 है दोस्तों ये द्विभास्मिक अम्ल होता है हमारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन यही सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोगों को इसे हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दोस्तों हम लोग गैंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मिथाइल एमीन को किस प्रकार बनाया जा सकता है? ऑप्शन है दोस्तों वुड्स अभिक्रिया द्वारा, फिर है हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, फिर है दोस्तों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा, और डी ऑप्शन है दोस्तों कोल्बे अभिक्रिया द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कि मिथाइल एमीन को हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों VVI क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, और आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। क्वेश्चन है दोस्तों कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? जी हाँ दोस्तों, कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए नाइलॉन 6। जी हाँ दोस्तों, कैप्रोलैक्टम जो होता है दोस्तों वो नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है। तो इसे भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, आपका सूत्र से हर एक बार एक क्वेश्चन फिक्स रहता है दोस्तों, और इस बार भी आपका एक सूत्र पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसे याद कर लेना है। तो कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है दोस्तों CuFeS2। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। ठीक है, तो इसे भी आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो ग्लूकोज में दोस्तों कायरल कार्बन की संख्या 5 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप लोग 100% याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्लिसरॉल एक है, क्या है दोस्तों? ग्लिसरॉल क्या है? कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्लिसरॉल होता है वो हमारा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सेलुलोज वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है तो उसकी कोटि होगी। ये क्वेश्चन दोस्तों हर एक
साल आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है। याद करने वाला क्वेश्चन ये नहीं है दोस्तों, बस आपको समझ लेना है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, वेग यहाँ पे हमारा दे रखा है, वेग बराबर k है दोस्तों, और a की पावर 2 है और b की पावर कुछ भी नहीं है। तो b की पावर कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 है और हमें कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। कोटि निकालने के लिए बस इसके घातों को जोड़ देना होता है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है दोस्तों b की पावर। तो यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 3। तो इसका जो कोटि होगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। तो ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 3। इस अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हीलियम का मुख्य स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है ये आपको बताना है। तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है दोस्तों वो होता है मोनाजाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। यानी दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किस विधि से किया जाता है? क्या हैवर विधि से किया जाता है, संपर्क विधि से किया जाता है, ओस्टवाल्ड विधि से किया जाता है, या कॉन्टैक्ट विधि से किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण दोस्तों हमारा ओस्टवाल्ड विधि से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो HCl जो होता है दोस्तों, हाइड्रोजन क्लोराइड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, यानी पिछले कुछ वर्षों में पूछा गया है। तो ये इस बार भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन है दोस्तों, H2SO4 है क्या है दोस्तों? क्या ये अम्ल है, क्षार है, लवण है, या कोई नहीं? तो H2SO4 का जो वास्तविक नाम होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? क्या P ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, या S ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, या D ब्लॉक के, या F ब्लॉक के? तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि D ब्लॉक के तत्व को दोस्तों हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। यानी सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? क्या फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, विद्युत विच्छेदन द्वारा किया जाता है, भर्जन द्वारा किया जाता है, या निस्तापन द्वारा किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण होता है दोस्तों वो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एल्यूमिनियम का अयस्क है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन एक एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्या हेमेटाइट है, क्या कॉपर पायराइट है, बॉक्साइट है, या डोलोमाइट है? तो आपको पता होगा दोस्तों कि एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का एक मोल का आयतन है। जी हाँ दोस्तों, तो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का एक मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिनेबार कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी सिनेबार का आपका फॉर्मूला बताना है। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों कि सूत्र से दोस्तों आपके 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहने वाले हैं, तो आप लोगों को सूत्र याद करके जाना है। ठीक है, सिनेबार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सिनेबार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HGS। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डी कक्षा का आकार कैसा होता है? जी हाँ दोस्तों, मैं अभी सभी कक्षा का आकार आपको बता देता हूँ। एक्स कक्षा का आकार जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा गोलीय। ठीक है, और पी कक्षा का जो आकार होता है दोस्तों वो होता है हमारा डंबल यानी डमरू की तरह। ठीक है, और डी कक्षा का जो आकार होता है दोस्तों वो डबल डंबल होता है। और एफ कक्षा का जो आकार होता है दोस्तों काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है यानी जटिल होता है, जिसे हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हमें डी कक्षा का आकार पूछा है, तो इसका जो आकार हो जाएगा दोस्तों डबल डंबल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक कौन है? जी हाँ दोस्तों, ऊष्मा और विद्युत दोनों का अच्छा सुचालक कौन है ये आपको बताना है। तो एंथ्रासाइट है दोस्तों, जो कि एक प्रकार का अच्छा कोयला होता है, हीरा है, ग्रेफाइट है, और चारकोल है। हमसे दोस्तों ऊष्मा और विद्युत का दोनों का अच्छा सुचालक पूछा है। अगर सिर्फ केवल ऊष्मा का पूछा रहता है दोस्तों तो यहाँ पे एंथ्रासाइट भी करेक्ट हो जाता, चारकोल भी करेक्ट हो जाता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें विद्युत का भी अच्छा सुचालक है। तो विद्युत का चालन सिर्फ दोस्तों ग्रेफाइट करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीरे में कार्बन का संकरण है। जी हाँ दोस्तों, हीरे में
कार्बन का संकरण क्या होता है, तो हीरे में जो कार्बन का संकरण होता है दोस्तों वो हमारा होता है sp3। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन की संयोजकता होती है। जी हाँ दोस्तों, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता दोस्तों हमारा 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंजाइम क्या है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है कि एंजाइम जो होता है दोस्तों वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CH3COOH का आयुपेक नेम है। जी हाँ दोस्तों, CH3COOH का आयुपेक नेम क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों 2 कार्बन है तो मेथ और एथ, यानी CH3COOH का आयुपेक नेम जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे भी दोस्तों 2 कार्बन है तो मेथ एथ यानी इथाइल एमीन इसे कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उजला और पीला फास्फोरस है। तो उजला और पीला फास्फोरस क्या है दोस्तों, अपरूप है, समस्थानिक है, संभारिक है या समन्यूट्रॉनिक है। तो उजला और पीला फास्फोरस दोस्तों अपरूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी फर्जी क्वेश्चन है दोस्तों, यानी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को इसे याद रखना है। क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच क्या होता है, तो शुद्ध जल का पीएच जो होता है दोस्तों वो 7 होता है, यानी उदासीन होता है। तो इसका अभी आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। जी हाँ दोस्तों, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, क्या ये धातु है, अधातु, उपधातु है। तो दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक प्रकार के अधातु होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं, तो ज्वर को कम करने के लिए दोस्तों उपयोगी दवा को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वरनाशी। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि आदर्श विलयन निम्न में से कौन सा गुण को दोस्तों व्यक्त करता है। ठीक है, पहला है दोस्तों ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। दूसरा ये राउल्ट के नियम को पालन नहीं करता है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा टाइपिंग में एरर है, राउल्ट की जगह राहुल लिखा गया है, तो आप लोग राउल्ट ही मानिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है दोस्तों ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग दोस्तों आदर्श से ही मान सकते हो दोस्तों ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, आदर्श का मतलब होता है दोस्तों सारे नियमों का पालन करने वाला। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आदर्श विलयन दोस्तों राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। जी दोस्तों, रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है, बहुलकीकरण है या इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अधिशोषण दोस्तों हमारा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको।